आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक और हमारे साथ हैं योगाचार्य डॉक्टर योगेश कुमार भट्ट। नमस्कार। नमस्कार। आप सब श्रोताओं का भी स्वागत करते हैं और देखते हैं ये फोन किसका है। हेलो, नमस्कार। आरोग्यम। हाँ सर, चंदनपुर जाफरगंज अकबरपुर अम्बेडकर नगर से मतलब हमारे साथ आज हैं योगाचार्य डॉक्टर योगेश कुमार भट्ट। क्या पूछना है आपको, पूछिए। सर योगा जैसे कौन कौन सा जरूरी है? सर हम तो यही दो ही योगा करते हैं, एक साइकिलिंग वाला ताकि हमारा चक्का जाम ना हो और उसको पैर को चारों तरफ से हिलाते रहते हैं, और जो एक सांस छोड़ते हैं एक नुकरा से यही दो ही करते हैं, और मतलब पैर हाथ को भी इस तरह फैलाते बटोरते ऊपर नीचे करते रहते हैं। संपूर्ण शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए आप यदि 30 डिग्री दोनों पैरों को एक साथ उठाएं, शुरू में तो एक पैर उठाइए, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ उठाएं। हाँ, मतलब एक बार ऐसा ही करते, एक बार एक पैर उठाइए, दूसरी बार में दोनों पैर उठाएं, ऐसे करके फिर 90 डिग्री तक उठाएं। 2-2 बार कर लें या 3 बार कर लें, तो इससे आपकी नाभि, आपका उदर व्यवस्थित हो जाता है। इसको अर्धहलासन, उत्तान पादासन कहते हैं। इन 2 अभ्यासों के बाद थोड़ा सा मेरुदंड को व्यवस्थित रखने के लिए भुजंगासन, पेट के बल लेट करके थोड़ा हथेलियों को कंधों के नीचे रख के हल्का सा बेंडिंग करना, जैसे हम लोग दंड खींचते हैं, हल्का सा ऊपर उठना जैसे भुजंग होता है उस तरह से। तो इससे पेट और पीठ दोनों संतुलित रहेंगी। इतना भी करेंगे तो आपको जो अभ्यास करते हैं साइकिलिंग वाला, उसका भी लाभ मिलेगा, इसका भी लाभ मिलेगा और स्वस्थ रहेंगे। आप 3 बार करिए, 3 राउंड, और प्रत्येक राउंड में 3 नॉर्मल ब्रीदिंग काउंट करिए। इससे आपकी स्पाइन व्यवस्थित हो। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। हेलो। हाँ, हेलो आरोग्यम। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम। अशोक कुमार बोल रहे हैं, मऊ से बोल रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ योग के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर योगेश कुमार भट्ट जी। सर, योगा करने से हम लोग क्या लाभ होता है? तो योगा करें, सुबह में वाला जो सूरज उगता है, योग करना है, शरीर से दर्द निकालना है। जी, शरीर से दर्द निकालने के लिए सुबह उठना, गुनगुना जल पीजिए, शौचादि से निवृत्त हो जाइए, पेट साफ हो जाए, चाहे कितनी भी अवस्था हो, लेट करके पूरी शरीर को खींचना है, होल बॉडी स्ट्रेच करनी है। तो हाथ सिर की ओर ले जाएं, अंगुलियों को फंसाकर सीधा खींचे, पैर के पंजों को नीचे की ओर ताने। इससे शरीर का आलस्य, भारीपन और शरीर में जितना भी दर्द है, जोड़ों में दर्द है, मसल्स में दर्द है, वो सब दूर हो जाएगा। फिर आप यदि इसके बाद कुछ कर सकते हो तो दोनों घुटनों को मोड़ करके दोनों हाथ कंधों की सीध में फैला दें। आराम से दोनों घुटनों को एक साइड में और दूसरी साइड में सिर को ढीला कर दें। इसी तरह से दूसरी साइड में। कितना दिन तक रोज तो करना ही चाहिए? देखिए, ऐसा है ना, जैसे भोजन हम लोग करते हैं, जैसे जल पीते हैं, इसी प्रकार से योगाभ्यास को भी अपनी जीवन शैली में रखना चाहिए। ज्यादा न कर सकें, 10 मिनट करिए, थोड़ी सी बॉडी स्ट्रेच करिए, थोड़ा सा बॉडी को ट्विस्ट करिए। ट्विस्ट में आपको हमने बताया लेट करके ट्विस्टिंग हो जाती है। इससे आपका डाइजेशन सही रहेगा, तो मेटाबॉलिज्म वाली प्रक्रिया भी सही रहेगी, श्वसन की क्रिया भी सही रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। और मेरुदंड से संबंधित विकार नहीं होगा तो कमर में, गर्दन में पीड़ा नहीं होगी। आप स्वस्थ रहेंगे और हर विकार से मुक्त होने के लिए शरीर को खींचना, जोड़ों में दर्द से बचेंगे और खींचने से शरीर में आलस्य नहीं होगा। ट्विस्ट करेंगे तो ट्विस्टिंग से डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन सब बैलेंस हो जाता है इन 2 क्रमों से। जी, ठीक है, धन्यवाद। हेलो। बोल रहा हूँ। नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम। हमारा नाम इंद्र प्रकाश दुबे है। अच्छा, हमारे साथ योग के विशेषज्ञ हैं, आपको क्या पूछना है, पूछिए। योग करता हूँ तब पर भी जो है शरीर में पीड़ा हुआ रहती है, काम करने का मन नहीं चाहता। अच्छा, देखिए 2-3 नियम अपनाने चाहिए। भोजन संतुलित करें। मिताहारम विनायस्तु योगारंभम न कारयेत। जैसा हमारा शास्त्र कहता है, आहार को संतुलित किए बिना। मिताहार का अर्थ होता है अन्नेन पूरेद अर्धम, उदर को पूरा ठसाठस न भरें, उसको आधा भरें और आधा रिक्त रखें जल के लिए, वायु संचार के लिए। आप स्वस्थ हो जाएंगे पूरी तरह से और मन भी आपका अच्छी तरह से लगेगा, कार्य करने में भी लगेगा, योगाभ्यास में भी लगेगा। ऐसा करने के बाद फिर आप कुछ अभ्यास करना है। उसमें सबसे पहले आप बॉडी को स्ट्रेच करें, खूब स्ट्रेचिंग करिए, जितनी बार भी कर सकते हैं काउंट करिए, 3 बार, 5 बार, 7 बार, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। क्या कर रहा है आप? लेट करके शरीर को खींचिए। दोनों हाथ सिर की ओर किया, अंगुलियों को फंसा लिया और सीधा हाथ सिर की ओर खींचना है, पैर के पंजे नीचे तानने हैं, हर जोड़ को खींचना है आपको। घुटनों में भी तनाव आवे, टखनों में तनाव आवे, कमर में तनाव आवे, आपकी कोहनियों में तनाव आवे, आपकी कलाइयों में आवे, कंधों में आवे, हर जगह तनाव आना चाहिए। फिर ढीला कीजिए, वहीं पर ढीला कीजिए, वहीं खींचिए। ऐसे आप धीरे धीरे 21 बार करिए। आप देखेंगे 3 बार करने से थोड़ा आराम मिलेगा, 5 बार करेंगे और अधिक आराम मिलेगा, फिर 7 बार कीजिए। 2-3 दिन के बाद आप
आप 21 बार कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप जो भी कुछ करते हैं उसको भी साथ में करें और भोजन को ध्यान रखें। जो ऐसा गरिष्ठ भोजन है, मैदे वाला भोजन है, बाह्य जो भी कुछ खाते पीते हैं उसमें थोड़ा सावधानी रखिए, उसको कम खाएं और कोशिश करें सलाद है, सब्जियां हैं, इनका प्रयोग ज्यादा करें। घर का बनाया हुआ ज्यादा लें, उससे आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी और लाभ भी योगाभ्यास का मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। हेलो हेलो, नमस्कार, आरोग्यम। नमस्कार पांडुरंग जी। कौन बोल रहे हैं आप? राजबली पांडे भदोही से बोल रहे हैं। अच्छा राजबली जी, क्या पूछना है आपको, पूछिए। हमारे घुटने में दर्द रहता है और एक पैर में थोड़ा झुंझुनाहट टाइप का रहता है, तो कौन सा योग करें हम कि एकदम स्वस्थ रहें? जी, कितने दिनों से दर्द है? जी, नमस्कार। 3 महीना से है। हम अच्छा, तो बहुत कम। अवस्था कितनी होगी आपकी? 51 साल। और वेट बहुत ज्यादा तो नहीं, ओवर वेट? नहीं, दिखाए थे BHO। जी। अब बहुत आराम है, लेकिन फिर भी हम कोई योग से उसको हमेशा ठीक रखना चाहते हैं। ऐसा करिए, आप एक तो खड़े होकर जल मत पीजिएगा, दूसरा थोड़ा मेथी का प्रयोग करिए, भिगो करके चाय में डाल करके, चाहे जैसे भी मेथी का प्रयोग करिए। और एक सरल अभ्यास है, सबसे सहज अभ्यास है, लेट करके पूरी शरीर आपको खींचनी है। जैसे अंगड़ाई लेते हैं ना, उसी तरह से शरीर को तानना है। हाथ सिर की ओर खींचे, अंगुलियों को फंसाकर पैर के पंजे नीचे की ओर ताने, और बैठ करके आपको घुटनों को भी तानना है, ढीला करना है, घुटनों को तानना है, ढीला करना है। इससे आपके घुटनों में दर्द एक घुटने में हो रहा है, फिर धीरे धीरे दूसरे में भी होने लगेगा। तो दोनों घुटनों को बराबर ताने और एक अभ्यास साथ में जोड़ लें, ज्यादा उपयोगी होगा। बैठ करके दोनों पैरों को फैला दें। फैलाने के बाद दोनों पैर जब हम फैलाते हैं, सामने की ओर नहीं फैलाना है, ऐसे साइड में फैलाना है। तो पैरों में फैलाव जब होगा तो पैरों में खिंचाव बढ़ेगा, थाई लिगामेंट, नी लिगामेंट, सब जगह खिंचाव होगा। अब उसके बाद आप एक हाथ पीछे ले जाएं, एक हाथ सामने। इसको नाड़ी संचालन कहते हैं। लेफ्ट से राइट को, राइट से लेफ्ट को, दाएं बाएं करके इसको चलाएं, 5-7 बार करें। फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। आप देखेंगे थोड़े दिन के बाद जो स्ट्रेचिंग होगी, उस स्ट्रेचिंग से नी पेन आपका दूर हो जाएगा। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, आरोग्यम। पांडुरंग जी नमस्कार। हम विश्वास उपाध्याय बोल रहे हैं, मलाना जिले से कच्ची मारकंडे महादेव के पास हमारा मकान है। वाह, बहुत अच्छा, स्वागत है आपका। हमारे साथ योग के विशेषज्ञ हैं, योगाचार्य। हमको फालस मार दिया, लकवा के रूप में हो गया है। आज 23 साल हो गया उसको भोगते हुए। हमारा एक रंग दाहिने तरफ पूरा लकवा मार दिया है जी। और हम यही योग बैठे बैठे ही करते हैं। बहुत सुंदर। और इसमें हमको कोई डिफेक्ट या कोई अंतर तो अभी तक महसूस नहीं हुआ, और भविष्य में ऐसा हो सकता है। ऐसा है, आप एक काम करें, आपका जो दाहिनी ओर जो लकवा मारा था वो अंग कार्य करता है कि नहीं? हाथ काम करते हैं, पैर काम करते हैं विधिवत? काम नहीं करते ना, हल्का फुल्का कार्य करता है ना? अभ्यास के जरिए 10-5% काम अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर। आप ऐसा करिए, एक तो आप बैठ करके करते हैं तो प्राणायाम करिए। प्राणायाम में सबसे बढ़िया होगा आप बैठे बैठे बिना हाथ के प्रयोग के, जैसे भी बैठ सकते हैं, कुर्सी में बैठिए, कहीं बैठिए, गले से धीरे धीरे वायु का घर्षण करते हुए श्वास को भीतर लेना। गले से जैसे आप आवाज सुनेंगे, ऐसे आप आवाज करते हुए श्वास को भीतर लेंगे और इसी तरह छोड़िए। समझ रहे ना? बस ये कार्य आपको जब पेट खाली रहे पूरे दिन भर करते रहिए, क्योंकि सांस की क्रिया हम लोग करते हैं, इसमें बस डीप इनहेल डीप एक्सेल, जितने समय में लें उतने ही समय में छोड़िए। धीरे धीरे छोड़ने का समय बढ़ा दीजिएगा, फिर 2 गुना समय कर दीजिएगा। रोकना नहीं है आपको। आप देखेंगे इस अभ्यास से सारे शरीर में संतुलन आ जाएगा, और उसके बाद जो भी आप योगाभ्यास करते हैं उसको करते रहिए। थोड़े ही दिन में आपकी विशेषता दिखने लग जाएगी नाड़ियों में। नाड़ियों से ही सारा दोष है। नमस्कार जी नमस्कार। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो, आरोग्यम, नमस्कार। अरे नमस्कार, हम शमशेर सिंह बोल रहे हैं, जौनपुर बीबीपुर से। आपका प्रश्न पूछिए। पहले गुरुजी को प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हम शुगर, बीपी और थायराइड के पेशेंट हैं। अच्छा। नियमित हम वही क्रिया करते हैं, सुदर्शन क्रिया। बहुत सुंदर। इसके लिए कोई और क्रिया आप बता सकते हैं? आपकी अवस्था कितनी होगी लगभग? हमारी अवस्था 73वां लगा है, 72 पूरा हो गया। अच्छा, क्या बात है, आप तो पूरा संतुलन बनाए हुए हैं। आप एक काम करिए, एक तो आप जो भी सुदर्शन क्रिया करते हैं उसकी सब क्रियाएं बहुत अच्छी हैं, वो हम जानते हैं। आप
लेट करके सबसे पहले सुबह के नियम, पहले जैसे सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठने के बाद थोड़ा गुनगुना जल पिएं, जल के बाद शौचादि के लिए जाएं, शौचादि से निवृत्त हो जाएं। तो आप टहलने जाते हो तो टहलने चले जाएं। तो देखिए डायबिटीज को ठीक करने के लिए टहलना जरूरी है। फिर आप शरीर को पूरा खींचना है, हाथ सिर की ओर खींचिए, पैर के पंजे नीचे की ओर, दोनों हाथ सिर की ओर ले जाकर फिंगर लॉक कीजिए और जितना हो सके बॉडी को स्ट्रेच करिए। हर अंग आपका खींचना चाहिए, हर जोड़, घुटना भी खींचे, टखना भी खींचे, पूरी जगह खिंचाव दीजिए। एक तो इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, डाइजेशन प्रॉपर होगा और डायबिटीज में भी इससे आराम मिलेगा। इसके बाद वाले जो क्रम है उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा शुगर में। अब एक एक पैर को आप 30 डिग्री ऊपर उठाएं, नीचे ले आएं, फिर दूसरे पैर को 30 डिग्री ऊपर उठाइए, नीचे ले आइए, फिर दोनों पैरों को 30 डिग्री में जमीन से एक बित्ता ऊपर उठाइए, 1 फीट तक ज्यादा यदि आप न उठा सकें। इसी तरह फिर 90 डिग्री तक इसको कर सकते हो तो दोनों पैर से कर लें, अन्यथा एक पैर वाला 90 डिग्री तक कर लें और एक एक पैर को घुटने से मोड़कर अर्ध पवन मुक्तासन छाती से लगाएं, अच्छी तरह दबाएं और सिर को उठाकर थोड़ी घुटने से लगाएं। फिर दूसरे पैर से भी इसी क्रम को अपनाएं। ऐसे 3 से 7 राउंड कीजिए। एक समय के बाद धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आप 7 दिन के अंतराल में 21 राउंड करें। आप देखेंगे आपके शुगर में पूरी तरह संतुलन आ जाएगा और आपके थायराइड में भी संतुलन आएगा। थायराइड के लिए क्या करते हैं, चिन लॉक करते हैं, चिन ओपन करते हैं, गले को दबाना है और गले को खोलना है, तो गर्दन को दबाना है। ऊपर आकाश की ओर देखते हैं, नीचे सामने की ओर देखते हैं, गले को दबाते हैं। तो ऐसे बार बार करने से थायराइड पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। और एक अभ्यास जिसमें आप आराम से बैठे बैठे शेर जैसे जिह्वा बाहर किया रहता है उस तरह से जीभ को बाहर निकालें सांस छोड़ते हुए, फिर जिह्वा को भीतर लें, सांस को सामान्य कर दें, सांस भरते हुए भीतर नॉर्मल, फिर सांस को छोड़ दीजिए। ऐसे 3 बार करिए, फिर धीरे धीरे 5 बार, 7 बार, बहुत है, इससे ज्यादा नहीं करना है। इतना करने के बाद यदि आप चाहते हैं कि मेरा शुगर लेवल हमेशा संतुलित रहे तो भोजन में मेथी का प्रयोग अवश्य कीजिए। शुगर जो है वो डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होने से शुगर हो जाती है। ये मेथी का प्रयोग करिए, मेथी पाउडर बना लीजिए। हाँ जी, पाउडर बना लीजिए, उसी को आप चाय में, भोजन में, किसी चीज में भी आप मिला करके उसको लीजिए। फंकी भी ले सकते हैं, भिगो कर लें तो और अच्छा है, उसको पीस करके चबा करके दांत से, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। ठीक है जी। हाँ गुरुदेव, मैं 4 बजे उठ के गर्म पानी पी के ही सोच जाता हूँ। बहुत सुंदर, ये बहुत बढ़िया उपाय है, इसीलिए आप स्वस्थ हैं। अभी प्राणायाम आदि करते रहिएगा जो सुदर्शन क्रिया में है। जी ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम। हेलो पुराने जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, आरोग्यम, स्वागत है आपका। मैं इसके राय बोल रहा हूँ, बड़ी गैबी में रहता हूँ। अच्छा, हमारी उम्र 72 साल है, क्या करें कि निरोग रहे? अभी आप कुछ करते हैं, योगाभ्यास कुछ जानते होंगे? थोड़ा बहुत जानते हैं। उसको आप कीजिएगा, हम कुछ उपाय बता दे रहे हैं। सभी वृद्धों को क्या करना चाहिए, एक तो जोड़ों में समस्या आती है, शरीर हल्का रहना चाहिए तो भारी हो जाता है, डाइजेशन वीक हो जाता है, श्वसन क्रिया कमजोर हो जाती है, तो ये व्यवस्थित हो जाएगी। आप लेट करके खूब बढ़िया से शरीर को खींचें, हाथ सिर की ओर कर लें, अंगुलियों को फंसा लें, जितना आप खींच सकते हैं धीरे धीरे खींचिए, एक ही दिन में नहीं खींच देना है। पैर के पंजों को नीचे ताने, हर एक जोड़ में खिंचाव आवे, एक तो ये उपाय करें। जितना अधिक करेंगे इससे बॉडी आपको रिलैक्स हो जाएगी, बहुत ही सरल उपाय है। दूसरा, दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए, घुटनों को मोड़ने के बाद दाहिनी ओर घुटना, बाईं ओर सिर को ऐसे आप ट्विस्ट करिए बॉडी को, जैसे कपड़े को निचोड़ देते हैं तो जल निकल जाता है, ऐसे बॉडी का पेन भी निकलेगा और बॉडी में जितने भी टॉक्सिन होंगे वो भी दूर हो जाते हैं। अपोजिट जी, जिधर पैर जाएगा घुटना उसके अपोजिट में आपका सिर जाएगा, लेकिन पैर मिले रहे, इसका ध्यान रखिएगा। एक ही अभ्यास भी ठीक से करेंगे तो अद्भुत लाभ मिलेगा। हाथ की पोजीशन क्या होगी डॉक्टर साहब? हाथ आपके दोनों फैला करके रख दें, आराम से सिर जी, जमीन पर लेटे रहेंगे। हाँ, कंधों की सीध में फैला सकते हैं, सिर की ओर भी फैला सकते हैं, लेकिन शोल्डर लेवल में फैलाएंगे थोड़ा आराम रहेगा आपको। आराम, ठीक। और इसके बाद जो अभ्यास करते हैं ना, उसमें यदि संभव हो, आप अवस्था ज्यादा बता रहे हैं लेकिन कुछ लोग अधिक अवस्था में भी कर लेते हैं इसको, एक एक पैर को धीरे धीरे 90 डिग्री तक उठाएं, पीठ के बल लेट करके। सीधा लेट गए, एक एक पैर को ऊपर उठाइए, फिर नीचे लाएं, दूसरे पैर को उठाएं, नीचे लाएं, फिर दोनों पैरों को 30 डिग्री उठाइए, फिर 60 उठाइए, 90 उठाइए। देखिए ध्यान से, अगर न उठे हिप के नीचे रख लीजिए हथेलियों को। अब इसमें थोड़ा हम जो करते हैं इसको बता दें जी। 45 अंश ले जाते हैं, फिर ले आते हैं। बहुत सुंदर। वजन जो है हम बहुत कंट्रोल रखते हैं। बहुत सुंदर। इस समय हमारी हाइट लगभग 5.5 फुट के है जी, और वजन 65 के राउंड घूमता है। बहुत सुंदर, बराबर है आपका। पीठ के बल हो गया, आप पेट के बल हो जाते हैं। धनुरासन करते हैं एक बार। अरे वाह, तो आप सीधे डायरेक्ट कठिन आसन में आ जाते हैं। हाँ, उसको उलटते हैं तो धनुरासन के बाद एक पैर फिर ऊपर ले जाते हैं, वही 45 डिग्री नीचे ले आते हैं। अच्छा, ठीक है। पेट के बल लेट करके ना। हाँ, पेट के बल, वो शलभासन हो गया जी। हाँ, ये एक पैर 10 बार जाता है। बहुत सुंदर।
बारी बारी से करते हैं? बारी बारी से। फिर जो है दोनों पैरों को 5 बार 45 ले जाते हैं, फिर ले आते हैं। बहुत सुंदर, आप तो परफेक्ट हैं। और फिर जो है सर को और पैर को दोनों को साथ साथ उठाते हैं, जितना उठ जाता है। बहुत सुंदर। अब आप केवल प्राणायाम करिए, ये सब आप जानते हैं और बढ़िया से करते हैं। अब आप जो है ना उज्जाई का अभ्यास करें, थोड़ा सा अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। यदि आप हाथ का प्रयोग नहीं करना चाहते अंगुलियों का, तो आप ध्वनि सुनिए। बिना हाथ के प्रयोग के दोनों नॉस्ट्रिल से खींचना है, दोनों से छोड़ना है। गले में वायु का घर्षण होगा तो आवाज कैसी होगी, ध्यान से सुनिएगा। नॉस्ट्रिल से खींचना है, गले में आवाज होगी, छोड़ते समय भी गले में आवाज होगी। इसको उज्जाई कहते हैं। नाक से खींचेंगे आवाज, गले जी, से निकालेंगे। गले से रगड़ना है। समझ में आ गया। हाँ बस। अच्छा, और फिर भ्रामरी करिए। भ्रामरी तो आप जानते ही हैं, भ्रामरी ओम ध्वनि। वाला जानते हाँ, हैं। मुख बंद करके। जी, उसमें जो है उसको अब शुरू करते हैं। कपालभाति जी 100 बार करते हैं। बहुत सुंदर। भस्त्रिका भी 50 बार कर लेते बस हैं। ध्यान रखिएगा, अपनी क्षमता से थोड़ा कम करिएगा, अवस्था के हिसाब से आपकी क्षमता बढ़ती ही जाएगी। आपका आशीर्वाद है। जी जी, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है आपके साथ। हाँ, और थोड़ा जो है सवेरे उठ के टहल लेते हैं। आजकल तो बरसात की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। जी जी, आप लोग संयमी व्यक्ति हैं, काफी संतुलन किया आपने। 5 बजे निकलते हैं और 6 बजे टहल के घर आ जाते हैं। बहुत सुंदर। बस इसके बाद तो अब भक्ति रसायन चाहिए आपको, राम रसायन, उसका पान करते रहिए साथ में। राम रसायन मतलब पूजा पाठ। और क्या, भगवान की भक्ति करिए। तो वो तो भोले बाबा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बस बस, सब कुछ आनंद है आपको। चलिए, फिर आप आशीर्वाद दीजिए। इसके बाद कुछ और जोड़ना हो तो जोड़ दीजिए। इतना पर्याप्त है। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार, आरोग्य में स्वागत है। मुबारकपुर ऊंची तकिया से दिलशाद हुसैन बोल रहा हूँ। डॉक्टर योगेश हैं, योग के विशेषज्ञ। सर, सुबह में जब सोकर उठते हैं जी, तो जगह जगह बदन में गोश्त हिलता रहता है, घंटा 2 घंटा। अच्छा, इसके लिए कोई उपचार? क्या क्या हिलता रहता है? हाँ, शरीर में जगह जगह। अच्छा, हलचल होती रहती है। जी हाँ, हलचल। आप ऐसा है ना, सुबह जल पीते हैं कि नहीं? खाली पेट नहीं पीते हैं? सर। आप जल पिए, सुबह उठ करके पानी पीजिए, गर्म पानी। अच्छा, गर्म पानी पीजिए। आपके शरीर में सुबह जल पीने से टॉक्सिन नष्ट होंगे। जल पिए, उसके बाद थोड़ा सा दाएं बाएं टहलिए और फिर आप शरीर को दोनों पैर फैला करके दाएं बाएं ट्विस्ट करिए। ट्विस्ट समझ रहे हैं? दाहिनी ओर देखना, पैरों को सीधा रखिएगा, दाहिनी ओर देखना, दोनों हाथ ले जा करके, फिर दोनों हाथ ले जाइए बाईं ओर, बाईं ओर देखिए। ऐसे 3 से 5 बार करिए। फिर लेट जाइए या खड़े खड़े ही शरीर को खींचिए। यदि आपकी स्थिति ठीक है, ब्लड प्रेशर या चक्कर वगैरह की शिकायत नहीं है, बीपी हाई नहीं है, तो नहीं, ठीक तो है। खड़े होकर भी कर सकते हैं। आप बॉडी को खूब स्ट्रेच कीजिए। फिर आप लेट करके स्ट्रेच करिए। फिर आप दोनों घुटनों को मोड़िए। स्ट्रेच समझ रहे हैं ना? खींचना है, तानना है, जी, हाथ सिर की ओर, पैरों को नीचे की ओर। फिर दोनों घुटनों को मोड़कर दाहिनी ओर घुटनों को और बाईं ओर सिर को, ऐसे बार बार ट्विस्टिंग करेंगे तो शरीर में जो भी कुछ हो रही है समस्या, वो अपने आप दूर हो जाती है। एक सामान्य से समाधान से हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा श्वसन की क्रिया भी करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। हेलो हेलो। हाँ, नमस्कार, आरोग्यम। हाँ, नमस्कार सर। हम धर्मराज यादव, 3 घरमा बेदी, वाराणसी से बोल रहे हैं। जी। हाँ भट्ट साहब, हमको चट से बता दीजिए कि हम कब व्यायाम करें सवेरे। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं आप? 4 बजे। बहुत सुंदर। 4 बजे उठकर गुनगुना जल पीजिए। शौचादि से निवृत्त होकर के आपकी जो क्रिया है उसको शुरू कर दें। उसमें सबसे पहले कितनी अवस्था होगी लगभग आपकी? 60 बरस है सर। कोई समस्या तो नहीं है शरीर में विशेष? अभी तो कोई रोग नहीं है। चलिए, भगवान की कृपा बनी रहे। आप सबसे पहले शरीर को लेट करके स्ट्रेच करिए, खूब स्ट्रेचिंग करिए जितना खींच सकते हैं। स्ट्रेच मैंने समझ रहे होंगे, दोनों हाथ सिर की ओर, फिंगर लॉक करके खींचना, पैर के पंजे नीचे की ओर तानना। इसके बाद बॉडी को ट्विस्ट करिए, दोनों घुटने मोड़ लीजिए, दाहिनी ओर सिर को, बाईं ओर घुटनों को, ऐसे दोनों साइड में बॉडी को ट्विस्ट करिए। अब देखिए, आपके लिए जो क्रम है वो हम थोड़ा बता दे रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब आप एक एक पैर को 30-60-90, फिर दूसरे पैर को 30-60-90, एक बार ये क्रम पूरा हुआ, इसको 3 राउंड करिए। फिर दोनों पैरों को उठाइए, 30 डिग्री रोकिए, यदि संभव है तो आप धीरे धीरे 90 डिग्री तक जाएं। इसको भी 3 बार करिए। इससे आपकी नाभि शुद्ध हो जाएगी। नाभि शुद्ध होने से ब्रेन फंक्शन अच्छा हो जाता है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, सारी चीजें आपके अनुकूल हो जाती है। डायबिटिक तक ठीक हो जाती है व्यक्ति की। नाभि जिसकी है ना, नाभि से सब कुछ होता है शरीर में, सारा संतुलन नाभि से है। इसको करने के बाद एक एक पैर को 90 डिग्री उठाकर घुटने को मोड़ें और विधिवत घुटने को वक्ष से लगाकर दबाएं, सिर उठाएं, थोड़ी घुटने के ऊपर लगाएं। इसको पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन कहते हैं, एक पैर से करने पर।
फिर दूसरे पैर से करिए, ऐसे ही फिर दोनों पैर से करिए। इसको भी 3-3 बार करिए। एक पैर से किया, दूसरे पैर से किया, 1 हुआ, फिर दूसरा राउंड कीजिए, फिर तीसरा राउंड, फिर दोनों पैर से 1 2 3। ऐसे इतना करने के बाद थोड़ा सा पेट के बल लेट करके हथेलियों को कंधों के नीचे रखिए, कोहनी आकाश की ओर, माथा भूमि पर। जैसे भुजंग को देखा है ना आपने, धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर को उठिए, फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 4 सेकंड 5 सेकंड ज्यादा आप होल्ड कीजिए ऊपर में, जितना रुक सकते हैं सहजता से, फिर नीचे आ जाइए। ऐसे कई चक्र करिए, आप थोड़े दिन में ही अनुभव करेंगे कि बहुत सुख हो रहा है। फिर आप आगे जो है धीरे धीरे किसी श्रेष्ठ क्रम में आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, हर हर महादेव। हाँ नमस्कार, आरोग्य में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? जिला आजमगढ़, ग्राम देवरिया, पोस्ट आर वाजिदपुर से तारकनाथ गिरी। हमारे साथ डॉक्टर योगेश जी हैं, योगाचार्य जी। तो सर यही पूछना चाहते हैं, कपाल भाती और लोम विलोम करने से क्या फायदा होता है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। कपाल भाति विख्याता कफदोष विशोषिणी। कपाल भाति जो है कफदोष को संतुलित कर देती है। कपाल भाति से साइनस की प्रॉब्लम नहीं होगी। कपाल भाति से ब्रेन फंक्शन अच्छा हो जाता है। कपाल भाति माइग्रेन तक को ठीक कर देती है। कपाल भाति से डाइजेशन प्रॉपर हो जाता है आपका, क्योंकि बार बार जो स्ट्रोक्स लगते हैं ना नाभि में, तो नाभि को भी शोधित कर देती है, शुद्ध कर देती है। बस ध्यान रखना है, जब बीपी बहुत ज्यादा हाई हो तो उसके स्ट्रोक्स जो 1 सेकंड में 2 लगाते हैं, वो 2 सेकंड में 1 लगाना, उसकी स्पीड बिल्कुल कम कर देनी है और व्यवस्थित क्रम से ही करना है उसको। कपाल भाति के बहुत सारे लाभ हैं, रक्त का भी शोधन करती है। रही बात अनुलोम विलोम की, आपने कपाल भाति के साथ अनुलोम विलोम कहा, तो कपाल भाति अनुलोम विलोम की तैयारी है। जब आप कपाल भाति अच्छी तरह कर लेते हैं तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। लंग्स में जितनी नमी डमी है या जो हमारे वायुकोश हैं ठीक से नहीं खुल रहे थे, अब वो ठीक से खुलने लगते हैं, उससे कार्बन निकल जाता है और ऑक्सीजन विधिवत जाता है भीतर। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो लेफ्ट से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। यानी बाएं नासारंध्र से लिया, दक्षिण से छोड़ा, दक्षिण से लिया, वाम से छोड़ा, ये एक चक्र हुआ। ये अनुलोम विलोम का क्रम आप ध्यान रखें, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों ब्रेन को बैलेंस करने वाला क्रम है। जब ऐसा करते हैं तो हमारा एनाबॉलिज्म लेफ्ट साइड में, कैटाबॉलिज्म आपका राइट साइड में, और दोनों को बीच में जो है मेटाबॉलिज्म, तो ये बैलेंस कर देता है। तो चयापचय क्रिया हमारी व्यवस्थित हो जाती है, जिससे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, इंडाइजेशन सारी समस्या का समाधान कर देता है। अब आप कहेंगे श्वास हम फेफड़ों में ले रहे हैं और हमारा डाइजेशन सुधर रहा है। आपको विचार करना चाहिए, जब हम श्वसन क्रिया को ठीक करते हैं तो मन शांत हो जाता है, मस्तिष्क शांत हो जाता है, फिर हमारी सारी क्रियाएं व्यवस्थित हो जाती हैं। एक सवाल और कि नींद मतलब जो है आने के लिए कौन सा मतलब? हाँ, बहुत सुंदर, बढ़िया है, बहुत सुंदर। दिन में तो नहीं सोते आप? नहीं सर, दिन में तो नहीं सोते। और सवेरे कितने बजे जगते हैं? सुबह सर 5 बजे, 5:15 बजे। अच्छा, और रात्रि में शयन कितने बजे करते हैं? सर रात में तो 11, 11:30। और भोजन कितने बजे करते हैं? भोजन सर 8:30 बजे, 8:45 बजे। और रात्रि का भोजन जो भी आप करें 9 बजे के पहले, 7 से 9 के बीच में, दिन की अपेक्षा कम कर दीजिएगा। 75% करिएगा, 25% माइनस करिएगा। दिन का भी भोजन पूरा पेट भर के नहीं करना चाहिए, जिससे पेट में कुछ हलचल होती रहे। हमेशा ध्यान रखिए, आहार संभवम वस्तु रोगाश्च आहार संभव, आयुर्वेद शास्त्र कहता है शरीर भी बनता है आहार से, शरीर बिगड़ता भी है आहार से। अति भोजनम रोग मूलम। रोग का मूल कारण क्या है? बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग हो जाती है, उससे रोग आ जाते हैं, उससे विकार आते हैं। तो थोड़ा भोजन कम करिएगा रात्रि का। और फिर भोजन के बाद आप ध्यान रखिए थोड़ा स्वर का। सभी लोगों के लिए स्वर बड़ा उपयोगी है। दक्षिण स्वर जब तेज हो, आप राइट नोस्ट्रिल से श्वास की गति तेज हो, आप ध्यान दीजिएगा, उस समय आप भोजन करेंगे। जब भी भोजन करेंगे वो सरलता से पचेगा। इसी तरह से आप जब शौच करने जाएं, राइट नोस्ट्रिल तेज है, शौच के लिए जाएंगे तो पेट बिल्कुल अच्छी तरह से साफ होगा। मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होता है, तभी आपका राइट नोस्ट्रिल डोमिनेट करता है। तो इस तरह से जब आप ये क्रम करेंगे तो निद्रा भी आपको व्यवस्थित आएगी। फिर अनुलोम विलोम यदि ठीक से किया आपने, और सुबह जल्दी जग जाइए, रात को नींद जल्दी आ जाएगी आपको। 4 बजे जग जाइए, दिन भर सोना नहीं है। फिर जैसे 5:15 में जगते हैं तो पहले 5 बजे जगिए, फिर 5 मिनट 10 मिनट करके धीरे धीरे आप 4 बजे जगना शुरू कर दीजिए। फिर 10 बजे बाद आप जग ही नहीं पाएंगे, फिर आपको नींद स्वाभाविक आ जाएगी। और थोड़ा सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार तो करते हैं जी, उसका अभ्यास 12 राउंड करिए और मंत्रों के साथ करिए, समंत्रक करें, बहुत सुख मिलेगा। यदि निद्रा ना आती हो ना, तो रात्रि में मंत्र जपते हुए निद्रा कर लीजिए। भालचंद्राय नमः स्वाहा, ऐसे गणपति जी का मंत्र जपें और फिर आपको निद्रा आ जाएगी। वो जपते रहिए, अपने आप निद्रा आ जाएगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर योगेश कुमार भट्ट जी। बहुत अच्छी और उपयोगी सलाह आपके माध्यम से श्रोताओं तक पहुंची है। योग कोई विशेष उम्र में किया जा सकता है या ये कभी भी शुरू किया जा सकता है? जी, जैसा हमारे शास्त्रों में कहा गया, हठ योग प्रदीपिका में स्वात्माराम जी कहते हैं, युवा वृद्धो अति वृद्धो वा व्याधितः दुर्बलोपि वा अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति
सर्वयोगेश्व तंद्रितः। सबसे पहले योगाभ्यास युवाओं को करना चाहिए, युवावस्था उनकी संतुलित रहेगी, फिर वो स्वस्थ रहेंगे, अस्वस्थ नहीं होंगे, क्योंकि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जो आयुर्वेद शास्त्र का उद्देश्य है वही हमारे योग शास्त्र का भी मूल उद्देश्य है जी। इसके बाद वृद्ध व्यक्ति भी कर सकता है। वृद्ध माने 50-60 के बाद, आजकल जल्दी वृद्धावस्था आ जाती है, 50-60 के बाद वाला। अति वृद्ध माने 70 से ऊपर 80-90 तक के भी व्यक्ति योगाभ्यास कर सकते हैं, और जो अभ्यास करेंगे रोगी दुर्बल भी रहेंगे तो वो सभी इससे लाभान्वित होते हैं। इसलिए इसमें उम्र का कोई वो नहीं रहता है, बस दृढ़ता होनी चाहिए कि मुझे अभ्यास करना है। एक प्रश्न श्रोताओं के भी मन में जरूर होगा कि योगाभ्यास की शुरुआत करते समय क्या हमको योग्य मार्गदर्शक से मार्गदर्शन लेना चाहिए? बिल्कुल, गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत। गुरुपदिष्ट मार्ग यानी सही गाइडेंस में ही योगाभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के लिए तो विशेष कहा गया है, अथासने दृढ़ योगी वसीहित मितासन गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायामान समभ्यसेत। अपने मन से टीवी देखकर पुस्तक पढ़कर कभी न करें, गाइडेंस बहुत जरूरी है। प्रत्यक्ष सामने निर्देशन मिले तो उसका लाभ अधिक मिलता है। मतलब एक बार यदि हम योग्य गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त कर लें और उसके बाद उसका नियमित अभ्यास करें तो वो ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है जी। किसी प्रकार की हानि नहीं होती है उसमें। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम गलत तरीके से करेंगे तो हो सकता है उससे हमको। बिल्कुल सही, आपने जो प्रश्न किया क्या क्या हानि होती है वो भी बता देते हैं जी। यस्मिन यदा देशे रुजाबाधा प्रजायते तस्मिन देशे स्थितम वायुम मनसा परिचिंतयेत। विधान भी बताया कि जब हम प्राणायाम में या आसनों में कुछ गलती कर देते हैं तो वायु हमारी अवरुद्ध हो जाती है जी। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भव। प्राणायाम भी युक्त करेंगे तो सब रोगों को नाश करेगा, अयुक्त करेंगे माने गुरुपदिष्ट मार्ग से नहीं कर रहे हैं, सही विधि से नहीं अपना रहे हैं, उसमें भोजन का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो वो सारे रोगों को उत्पन्न कर देगा। तो ये सारे रोगों में आरंभ कहाँ से होता है? तो कहते हैं पहले हिचकी बढ़ने लगे, हिचकी ज्यादा आएगी, श्वास फूलने लगेगी या छाती में दर्द होने लगेगा, हिक्का कासस्य खांसी आएगी, श्वासस्य सिर में कान में अक्षी में पीड़ा होने लगेगी, सिरा कर्णाक्षी वेदना भवंती विविधा रोगा पवनस्य प्रकोपतः, शरीर के जोड़ों में जगह जगह दर्द होने लगता है। ऐसे बहुत सारे जो विकार उत्पन्न होते हैं उनका निदान भी योग शास्त्र में बताया गया कि आप जो है इसका चिंतन करें, लंबी गहरी श्वास लें और ऐसा चिंतन करें जहां पर दर्द हो रहा है उस दर्द वाले स्थान में वायु जा रही है, धक्का मार करके उसे आगे कर रही है, फिर धीरे धीरे रेचक को डबल करें, लंबा करें, ऐसा चिंतन करें, सारी विकृति हमारी बाहर को आ रही है। ऐसा बार बार करने से वो दर्द दूर हो जाता है। और थोड़ा गर्म खीर में घी वगैरह डाल करके कुछ उपाय करें, उसको खाएं और आयुर्वेदिक उपचार ले लें। अधिक समस्या होने पर उससे निदान शीघ्र हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली हैं हमारे श्रोताओं को। हम आपसे विदा लें, इससे पहले आपकी पसंद पर कुछ हम श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे, बताइए। हमारी पसंद तो भक्ति सॉन्ग ही ज्यादा रहती हैं जी। सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम वाला एक है। वाह वाह वाह, लता मंगेशकर जी की आवाज में है ये गीत, तो हम आपको जरूर सुनवा देते हैं। श्रावण मास है तो भोलेनाथ का ही बिल्कुल। तो हम सब के कुशलता की कामना करते हुए ये भक्ति गीत श्रोताओं तक पहुंचाते हैं और हम अपने श्रोताओं को बताएं कि हमारे साथ थे योगाचार्य डॉक्टर योगेश कुमार भट्ट। आपको हम आकाशवाणी वाराणसी की ओर से, तमाम सुनने वालों की ओर से बहुत सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह श्रोताओं हम फिर आरोग्यम लेकर आएंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ एक विशेषज्ञ होंगे और एक नया विषय भी होगा। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम।